नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले स्वर्गीय कल्याण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके प्रथम पुण्यतिथि को उनको शत शत नमन। सभी सनातनी हिंदू जो राम मंदिर से ताल्लुक़ रखते हैं, राम मंदिर आंदोलन के बारे में जानते हैं, राम मंदिर बनने से पहले जो वहाँ पर बाबरी तथाकथित बाबरी मस्जिद हुआ करता था, उस मस्जिद के बारे में जो जानते हैं और जो इस पूरे आंदोलन के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं, वो कल्याण सिंह को अवश्य जानता होगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा दावा है। ये वही व्यक्ति थे जिनके सामने उस बाबरी के विवादित ढांचे को हिंदुओं ने ढा दिया। आप समझिए कि जब 1992 में कार सेवा हो रही थी और उस दौरान जब बाबरी ढांचे को ढाहा जा रहा था, उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने जो भी प्रेशर बनाया गया राज्य सरकार पर और एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने उस प्रेशर को झेला, लेकिन कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। उससे पहले मुलायम सिंह वहां पे गोलियां चलवा चुके थे और हजारों की संख्या में वहां पे कार सेवक मारे गए थे, किंतु कल्याण सिंह ने गोलियां चलवाने से बिल्कुल मना कर दिया। आप कल्याण सिंह का एक बहुचर्चित जो भाषण है, उस भाषण के कुछ अंश को पहले सुनिए। मैं अपने ऊपर रहता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का पालन किया है और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, नहीं हुआ है। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। जैसा कि इस भाषण में आपने सुना कि कल्याण सिंह स्वयं अपने मुख से कह रहे थे कि जिसको भी सजा देनी हो वो केवल कल्याण सिंह ही हैं। सरकार यदि इंक्वायरी बैठाना चाहे तो वो कल्याण सिंह पर बैठाए, यदि कुछ सजा देना चाहे तो कल्याण सिंह पर सजा का प्रावधान करे, क्योंकि उस समय उस प्रदेश के मुखिया कल्याण सिंह ही थे। उन्होंने इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाया और उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए सत्ता का तिलांजलि दे दिया। कल्याण सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो राम मंदिर बनाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक त्याग दिया। वो सनातनी हिंदू थे और बिल्कुल खड़े होकर के खुले मन से वो इस बात को स्वीकार करते थे कि जो उनके रहते हुए हुआ उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। नो रिपेंटेंस, नो रिग्रेट। उन्होंने कई मंचों से खुल करके कहा। उस समय के केंद्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बहुत दबाव बना रहे थे कि आप गोलियां चलवाइए, नहीं तो ये ढांचा ढह जाएगा, लेकिन इन्होंने गोलियां चलवाने से साफ साफ इनकार कर दिया। आप सोचिए कि अगर वो बाबरी ढांचा नहीं ढहा होता तो क्या 2018 में जो राम मंदिर बनाने का जो
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वो आदेश भी नहीं आता और आज तक वहाँ पर मस्जिद का मस्जिद ही रहता। और आज की सरकार के तो बस की ही चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से भगवान विश्वनाथ ने जब वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर में अपना प्रकटीकरण किया तो सरकार की लिटरली घिघी बंद गई। सरकार ने इवन डिफेंड तक नहीं किया, सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा। इवन सबसे बड़ी जो संगठन है, जो हिंदुओं की संगठन कहलाती है आरएसएस, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं देखना चाहिए, जबकि वहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि वो शिवलिंग है, वहाँ पर वजू हो रहा था। सरकार की घिघी बंद जाती है। तुष्टिकरण में इतना लिप्त है सरकार कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर रोज मंदिरें टूट रही हैं। अगर कहीं सड़क पर भी मजार बना हुआ है तो उसका एक कॉर्नर भी खरोच नहीं आता, लेकिन यहाँ पर मंदिरें टूट जाती है। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से गजनवी का सरकार आ गया है। इन सरकारों से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। अगर केंद्र में सरकार रहती या राज्य में भी आज की भी सरकार है, उनसे ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते थे जो कि कल्याण सिंह ने करके दिखाया था। कल्याण सिंह ने वो गट्स था, इसलिए एक बार फिर से वैसे सनातनी हिंदू की आत्मा को भगवान से शांति की हम प्रार्थना करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब आते हैं आज के दूसरे मुद्दे पर। अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में यह आदेश जारी किया कि वहाँ पर जो भी बाहर के लोग रह रहे हैं वो भी वहाँ पर अपना वोटिंग कर सकते हैं। इसे भी सरकार का मास्टर स्ट्रोक दिखा करके कुछ सरकारी हिंदू इसको प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, चलिए इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं। 2011 का जनगणना फर्जी जनगणना था। वहाँ की कई सारी पार्टियां इसका विरोध करती आई हैं, चाहे वो एकजुट जम्मू हो या कांग्रेस हो या भाजपा वाले हो। सभी पार्टियों ने 2011 के फर्जी जनगणना का विरोध किया, क्योंकि जम्मू में अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी जम्मू के जनसंख्या को कम दिखाया गया और कश्मीर के जनसंख्या को ज्यादा दिखाया गया। उसी 2011 की जनगणना को आधार बनाकर हिंदुवादी बीजेपी ने, जी हाँ राष्ट्रवादी बीजेपी ने उसी फर्जी जनगणना को आधार बना करके जम्मू और कश्मीर में सीटों का जो डिलिमिटेशन है उसको किया। तो इससे क्या हुआ कि चूंकि कश्मीर में जनसंख्या ज्यादा दिखाया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इससे होता यह है कि कश्मीर को पड़ गई ज्यादा सीट 47 सीट और जम्मू रीजन को जो हिंदू बहुल क्षेत्र है उसको पड़ गया 43 सीट 43 सीट। तो आप समझिए कि जब इलेक्शन होगा और इधर का 43 का 43 यानी 43 का 43 सीट भी हिंदू बहुल इलाके से यदि हिंदू जीत जाते हैं तो भी वहाँ पर सरकार जो है वो कश्मीर वाले मुसलमान लोग ही बनाएंगे। वही पीडीपी और मुफ्ती महबूबा और वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी बनाएगी, क्योंकि उनको 47 सीट है, वो मिलके बना लेंगे। आप समझिए गेम क्या है कि जहां कम लोग रह रहे हैं उनको ज्यादा सीट दिया गया है और जहां ज्यादा लोग रहे हैं उनको कम सीट दिया गया है, ये जानते हुए कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है। और अब सरकार ने क्या किया कि वहां जितने भी लोग रह रहे हैं वो भी वोटिंग कर सकते हैं। तो भैया मैक्सिमम लोग जम्मू रीजन में रह रहे हैं, 25 लाख नए वोटर जुड़ जाएंगे, तो अब तकरीबन 1 करोड़ से अधिक वोटर हो जाएंगे, जो कि पहले 77-78 लाख वोटर थे। अभी 25 लाख के करीब और जुड़ जाएंगे तो 1 करोड़ पार हो जाएगा। इस 25 लाख में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में ही मात्र वोटर ऐसे हैं जो कश्मीर रीजन के पड़ते हैं, और बाकी जो 22-23 लाख जो वोटर हैं वो जम्मू रीजन में आ जाएंगे। तो मतलब जम्मू का जनसंख्या और बढ़ गया, तो सीटें बढ़नी चाहिए ना, लेकिन नहीं, जहां कम लोग हैं उनको ज्यादा सीटें और जहां ज्यादा लोग हैं उनको कम सीटें, ताकि वही कम लोग, वही इनके जो विशेष नाम वाले व्यक्ति हैं उन्हीं लोगों को फिर से वहां पर मुख्यमंत्री बनने दिया जाए और उनका अपर हैंड जो है वो हमेशा बरकरार रखा जाए, ताकि दुनिया में दिखाया जाए कि हाँ कश्मीर में देखिए एक बार फिर से लोकतंत्र बहाल हो गया, वहां पे मुख्यमंत्री चुन के आता है। अब आप सोचिए ना कि जो सरकार कल तक कहती थी कि ये फर्जी जो जनगणना है, उसी जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन करके और सीटों का बंटवारा कर दिया गया। भैया जब इतनी हड़बड़ी थी तो
एक बार जनगणना हो जाने के बाद उसको आप डिलिमिटेशन करते तब पता चलता। यदि जनगणना होने के बाद डिलिमिटेशन हुआ होता तो निश्चित तौर पे जम्मू रीजन में तकरीबन 55-58 सीट आते और मात्र 27-28 सीट जाता कश्मीर रीजन में, तो हमेशा जो मुख्यमंत्री बनता वो जम्मू रीजन का कोई हिंदू बनता। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। सरकार ने वही विशेष नाम वालों को हमेशा खुश करने के चक्कर में हड़बड़ी में ये कदम उठाया और इसका नतीजा यह हुआ कि अभी भी वहाँ का मुख्यमंत्री विशेष नाम वाला वही 2 परिवार के लोग ही बनेंगे जो वहाँ पर जिहाद को हमेशा हवा देते आ रहे हैं और पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा बातें करते आ रहे हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी और बहुत लोगों को ये समझ नहीं पा रहा है और जो सरकारी यूट्यूबर है वो इसे एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। अब आते हैं आज का जो तीसरा मुद्दा है। अब ऐसा खबर आ रहा है कि आरबीआई यूपीआई पेमेंट्स पर भी अब ग्राहकों से चार्ज लेने वाली है। मुझे लगता है कि सरकार जो है ये महा ब्लंडर करने जा रही है। सबसे पहले सरकार ने कैश का ट्रांजैक्शन कम करने के लिए यूपीआई के ट्रांजैक्शंस बढ़ाने के लिए सब जगह प्रचारित किया। हर हाथ में यूपीआई आ गया, हर हाथ में गूगल पे, यूपीआई, बहुत सारे ऐप्स आ गए जिससे लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। अब अंत में सरकार उस पर नकेल कस के कह रही है कि अब वहां से भी हमें पैसा दो। अगर सरकार ने इसको अनुमति दी तो आरबीआई उस पर भी कुछ टैक्स लागू कर सकता है और ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा। ये मेरा कहना है कि भाई सीधे सीधे तुम खून चूस लो और तृप्तिकरण में लगे रहो। सारा पैसा जो है वो तृप्तिकरण में लगाओ और जो आम जन है, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो मिडिल क्लास है, उसका खून चूस लो भाई सीधे सीधे। अब हवा पर केवल टैक्स लगाना बाकी रह गया है। अब उसका मास्टर स्ट्रोक देखते हैं कब आता है। बताइए, पहले ये प्रचारित किया गया कि यूपीआई भारत का बहुत बढ़िया सिस्टम है, इससे कैश ट्रांजैक्शन बहुत बड़े हैं और जो काउंटर्स पे जो कैश निकालने के लिए जो भीड़ें लगी रहती थी उस भीड़ में कमी आई है। सेफ एंड सिक्योर कैश ट्रांजैक्शन इससे होता है। अब उसी यूपीआई से सरकार पैसा बनाना भी चाहती है। अगर सरकार इसको अनुमति देती है तो निश्चित रूप से अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वो लाल वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।